हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 27। कहानी का टाइटल है क्या जन्नत जाएगी जिन्नों की दुनिया में। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। नेहा प्रिशा सपने में डर कर उठ जाती है। भूत भूत, सोनल का भूत। प्रिशा जोर जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। वह विशाल को एक झटके से साइड में ढकेल देती है। विशाल वहाँ पीठ के बल गिर जाता है। ओह मेरी माँ, पीठ तोड़ दी इस लड़की ने। अरे प्रिशा, सपने में क्या तुझे चुड़ैल दिखाई दे रही थी जब मुझे इतनी जोर से तूने लात मारी? किस जन्म का बदला ले रही हो यार तुम मुझसे? विशाल ने प्रिशा से कहा। अब प्रिशा होश में आ जाती है और उसे पता चल ही जाता है कि उसने विशाल को जोर से पटक के मारा, या कह सकते हैं जोर से लात मारी। तुम यहाँ नीचे क्यों गिरे हो? प्रिशा ने विशाल से सवाल पूछा। तुम क्या ब्रूसली की बहन हो? तूने मुझे दूसरों की तरह पटका और कह रही हो नीचे क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? लेट गया हूँ मैं, फर्श पर पोछा मार रहा हूँ। हाय मेरी कमर, विशाल ने कमर दर्द का बहाना करते हुए कहा। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी विशाल, तुम्हें ज़्यादा नहीं लगी ना? प्रिशा ने चिंता करते हुए कहा। उसने चिंता करते हुए विशाल से उसका हाल पूछा। नहीं रानी साहिबा, बस थोड़ा और जोर लगाती तो मेरी हड्डियां ज़रूर फ्रैक्चर हो जाती, विशाल ने प्रिशा को तंज कसते हुए कहा। प्रिशा विशाल को उठाने में मदद करते हुए वह उसे आराम से बैठाती है और वह विशाल की पीठ पर धीरे धीरे मसाज कर रही थी। विशाल को अब सुकून महसूस कर रहा था। प्रिशा थोड़ा घबरा गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक तो हो ना? प्रिशा ने विशाल से कहा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तुम इतना ज़ोर से क्यों चीखी थी? विशाल ने प्रिशा से सवाल पूछा। वो मैंने सपने में सोनल को देखा था, वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी मौत के टाइम जैसी दिखी थी ना, उससे भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। प्रिशा ने विशाल को अपने सपने के बारे में बताना शुरू कर दिया। वह सब सुन के तो विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने भी तो कल रात का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। वह भी अब सब कुछ याद कर रहा था। जन्नत, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, मुराद ने जन्नत से कहा। हाँ चलो, फिर मुझे आसमान में उड़ाकर ले चलो। जन्नत नहीं, जिद नहीं करते, मुराद ने उससे कहा। जन्नत अभी दिन का समय है, मैं तुम्हें उड़ाकर नहीं ले जा सकता, मुराद ने जन्नत से कहा। क्या यार मुराद, मेरे पैर दुख रहे हैं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कल रात आसमान में उड़कर मुझे बहुत मज़ा आया। कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी भी मुझे उड़ना है। जन्नत ने फिर से मुराद से जिद करने लगी। वह एक छोटी बच्ची नज़र आ रही थी। अभी के लिए शांत हो जाओ मेरी माँ, अभी तुम्हें मैं उड़ा के नहीं ले जा सकता। मैंने मेरा यह रूप तुम्हें ही दिखाया है और अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मुराद ने जन्नत को समझाते हुए कहा। तुम भी हो, पर मुझे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं गांव तक कैसे चल के जा सकती हूँ यार? यह खबर ये बात जन्नत ने काफ़ी गुस्से में और मुंह फेरते हुए उससे कहा। जन्नत की जिद के कारण अब मुराद को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था और उसके हाल भी बुरे हो चुके थे। वह अपनी हार मान चुका था। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुराद ने जन्नत से कहा। क्या तुम मुझे उड़ाकर ले जाओगे? जन्नत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसे लगा कि मुराद उसे अब उड़ाकर लेके जाने वाला है, पर इसके उल्टे मुराद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत हैरानी से मुराद की नीली आंखों में देखती है। तभी वहाँ पर रोमांटिक माहौल बन जाता है। जंगली फूलों की खुशबू हर जगह फैल जाती है। जन्नत और मुराद एक साथ उस जंगल की गांव की तरफ ही बढ़ रहे थे। मुराद की बॉडी की गर्माहट जन्नत को महसूस हो रही थी। मुराद की बाहों में एक अलग सा सुकून जन्नत को महसूस हो रहा था। मुराद उसे गोद में उठाकर गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था। वह जन्नत की आंखों में ही देख रहा था। पेड़ों के पत्ते आसमान से गिर रहे थे। पीले फूल पेड़ों से टपक कर उन पर ही गिरे जा रहे थे। मुराद बहुत हैंडसम लग रहा था। हवाएं मंद मंद बहे जा रही थी। पंछियों की चहचहाहट दिल को सुकून पहुंचा रही थी। दिल इबादत कर रहा था। धड़कने मेरी सुनो, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन।
तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। सच रोमांटिक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और यही हाल तो मुराद और जन्नत का भी था। इनका रोमांस देखिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जन्नत की जगह काश मैं होती, कसम से मज़ा ही आ जाती। ऐसा होता आसमान में आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाने का दिल चाहता है, अपनी मर्जी करना। हे भगवान, एक स्ट्रॉन्ग और लविंग पार्टनर किसको नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी के अभी कहानी के अंदर पाँव बढ़ाऊं और जल्दी बनूं। क्या आपको भी मेरी तरह महसूस होता है? तो चलिए अब इन ख्यालों से निकलते हैं और कहानी में वापस आते हैं। सच में इस दुनिया में तो वाकई में मैं अपने आप को भी खो बैठती हूँ। चलिए स्टोरी को फिर से बढ़ाते हैं आगे। सभी स्टूडेंट्स गांव में पहुंच चुके थे। अब सुबह हो चुकी थी। प्रोफेसर नैनी ने वहां के पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया। पुलिस अब गुमशुदा स्टूडेंट्स को ढूंढ रही थी। गांव वालों ने जख्मी स्टूडेंट्स की मदद की और वहां पे एम्बुलेंस बुलवाई थी। वहां का माहौल बहुत ही गंभीर नज़र आ रहा था। गाँव वाले उन पिशाचों के बारे में कुछ न कुछ कहें जा रहे थे। वहाँ की बूढ़ी काली फूलों के बारे में सभी स्टूडेंट्स को समझा रही थी। लगता है इन गुमशुदा बच्चों के पीछे उन शैतानों का ही काम है। उन्होंने ही उन्हें मार डाला होगा। सबको काकी की यह सब बातें लोगों से यूँ कही जा रही थी। आप ये सब क्या कह रही हैं? शैतान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। प्रोफेसर नेने ने काकी से कहा। काकी सही कह रही हैं, आप जैसे शहरी लोगों को नहीं पता, पर यह सच है। यहाँ जो भी हुआ है उनमें उन शैतानों का ही हाथ है। गाँव वालों ने प्रोफेसर नेने से कहा। पर यह सब तो मौसम की खराबी के कारण हुआ, शैतान तो हमें दिखाई ही नहीं दिए। साहिल ने भी काकी से कहा, शैतान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। प्रोफेसर नैनी ने साहिल से कहा, आप सब बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इसमें वास्तविकता जिस स्थिति को बदली नहीं जा सकती। वह पिशाच यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या को वह इंसानों का खून पीते हैं। हम जैसे अनपढ़ों की क्या बात सुनेंगे आप लोगों तो बस अपनी ही चलाते हैं। इसका अंजाम आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। काकी ने गुस्से में प्रोफेसर नैनी से कहा, काकी क्या आप बता सकती हैं ये पिशाच क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये शैतानों का क्या राज है और इसका इन पूजा से क्या मतलब ताल्लुक है? पूजा ने जब काकी से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह पिशाच कैसे दिखते हैं। उन्होंने इसके बारे में सब कुछ बताना चाहा। काकी सभी स्टूडेंट्स को उन पिशाचों के बारे में बताने लगी। यह इंसानी मांस खाने वाली प्रजाति बहुत ही खौफनाक होती है। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता होता है, इसलिए इंसानों के लिए ये काफ़ी भयानक होते हैं। घोड़ों को बुलाने की एक अलग प्रक्रिया होती है और शैतान आमतौर पर शमशान जैसी जगहों पर ही रहते हैं। इनके बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है कि जिस इंसान का यह मांस ये चख लेते हैं उसका रूप धारण कर सकते हैं। इनमें से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई लोग इन जिनों को भी सीधा करके और कहते हैं ना कि ये किसी तरह के जिन भी होते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि हमारी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही इनकी दुनिया में भी कुछ अच्छे और बुरे जिन भी होते हैं। ये उन लोगों को कहा जाता है, जैसे कुछ लोग बुरी नीयत की वजह से किसी की भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक होता है ना। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या तो दूसरों का पतन कर लेते हैं। इसी तरह ये जिन उन्हीं लोगों के पतन का कारण बनते हैं। क्या काकी यहाँ पर किसी ने जिन को बुलाया था? क्या किसी ने यह सिद्ध किया हुआ है? पूजा ने कहा कि ये सवाल पूछ लेती है। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धि हासिल की थी। उसी ने इन पिशाचों को मंत्रों के द्वारा बुलाया था, पर वह उन्हें अपनी दुनिया में दोबारा भेज ना पाया और यह पिशाच यहाँ गाँव वालों का खून पीने लग गए। उन्होंने उस व्यक्ति को भी मार डाला। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन हासिल करने की मंशा के दौरान अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो उसको जिन्नों की दुनिया में भटकना पड़ता है। काकी ने पूजा से कहा। यह सब सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान परेशान हो गए। सब लोगों के तो रोंगटे ही खड़े होने लगे। तभी वहाँ पर
वो लेकर चले आया। दोनों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तभी वहाँ पर धीरज और प्रिशा को देखकर उसके सामने आता है। प्रिशा, क्या तुम ठीक हो ना? यह कहकर वो प्रिशा को देखने लगता है। जब प्रिशा विशाल के साथ आ रही थी तभी सब लोगों ने उन्हें देखा था। धीरज को जलन हो रही थी क्योंकि विशाल ने प्रिशा को सहारा देकर वहां ला रहा था। विशाल प्रिशा को कंधे से पकड़कर वहां लेकर आया था। वे धीरे धीरे चल रहे थे। जब धीरज ने प्रिशा को छुआ तो प्रिशा को बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोरदार कस के थप्पड़ धीरज के गाल पर जड़ दिया। प्रिशा की उंगलियों के निशान धीरज के गालों पर थे और सब लोग हैरानी से प्रिशा और धीरज को थप्पड़ मारा मारी देख रहे थे। सब स्टूडेंट्स ये सब देख के शॉक्ड हो गए। शशांक आगे आया और उसने प्रिशा से सवाल पूछा, प्रिशा, तुमने धीरज को थप्पड़ क्यों मारा? उसने बस तुम्हारा हाल चाल ही तो पूछा था, वह कितना परेशान था। शशांक ने प्रिशा से कहा, परेशान? यह भगोड़ा कहीं का, इससे पूछो जब वहाँ शैतान ने मुझ पर हमला किया था तो इसने क्या किया? प्रिशा ने शशांक से कहा, क्या हमला और किसने? हाँ, किसने हमला किया तुझ पर? शशांक ने प्रिशा से सवाल पूछा। वे पिशाचों ने, उन्होंने हम पर हमला किया था। तो इसने मेरी मदद करने की बजाय तुम्हारा यह दोस्त धीरज, जिसके तुम यहाँ गुणगान गा रहे हो, वह मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। क्या ठीक कह रही हो? मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिशा ने धीरज काफ़ी गुस्सा हो गया और प्रिशा ने गुस्से में धीरज की तरफ देखते हुए, प्रिशा की इन बातों से धीरज काफ़ी शर्मिंदा भी हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो प्रिशा, मैं बहुत डर गया था। आई एम सो सॉरी। धीरज ने प्रिशा से कहा, सॉरी माय फुट। प्रिशा ने गुस्से में धीरज से कहा। धीरज फिर से प्रिशा को मनाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी विशाल उन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा होता है। वह धीरज को एक जोरदार मुक्का मारता है। उसकी फाइटिंग को धीरज 2 कदम पीछे ही हो जाता है। दूर रहो मेरी प्रिशा से, आइंदा उसको छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विशाल इस समय आग बबूला हो गया था। उसने गुस्से में धीरज को जोरदार एक मुक्का जो मारा था। विशाल की यह बात सुनकर वह 2 कदम पीछे हट गया। तभी वहाँ पर मुराद और जन्नत भी आ गए। मुराद ने जन्नत को अपनी गोद में उठाया था। वह एक लवी जवी कपल की तरह लग रहे थे। ये सब लड़कियाँ जन्नत को देखकर चल बुन रही थी। प्रिया ने तो अपनी मुट्ठियाँ तक कस ली थी। साहिल ने जब जन्नत को मुराद की बाहों में देखा तो उस बेचारे का तो दिल चकनाचूर ही हो गया था। पूजा मन ही मन खुश थी। उसकी नज़र साहिल पे कब से थी। साहिल ये सब देखकर वहाँ से निकल जाता है। पूजा साहिल के पीछे पीछे ही चली जाती है। साहिल को मुराद के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। मुराद ने जन्नत को बचा लिया था। प्रिशा जल्दी से जन्नत के पास आ गई। वह दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश थी। जन्नत, क्या तुम ठीक हो? मुराद, क्या हुआ जन्नत को? मुराद प्रिशा को बताने वाला था कि जन्नत को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर वह बोल ना सका। वह जन्नत के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाकर लाया था। मुराद ने प्रिशा से कहा। जन्नत भी प्रिशा और विशाल को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश थी, पर उसे साहिल कहीं नहीं नज़र आया। प्रिशा, तुम और विशाल तो ठीक हो ना? और साहिल कहाँ है? क्या वह ठीक है? जन्नत ने प्रिशा से चिंता करते हुए कहा, हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है और वह थोड़ी बहुत चोट लगी है और पैरों में दर्द भी है। साहिल अभी तो यहीं था, इधर उधर गया होगा। मुराद, तुम ठीक हो ना? प्रिशा ने मुराद से कहा। हाँ प्रिशा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। मुराद ने भी प्रिशा से कह दिया। तभी दूर से वहाँ पुलिस वाले आते हुए दिखाई देते हैं। वह स्ट्रेचर्स पर कुछ लाशें ला रहे थे। प्रिशा ये सब देखकर अंदर से कांपी जा रही थी। सभी स्टूडेंट्स में शांति छाई हुई थी। इंस्पेक्टर वहाँ पर 3 स्ट्रक्चर लाता है। उन स्ट्रक्चर्स पर 3 लाशें रखी हुई थी। किसकी थी ये लाशें आखिर? प्रोफेसर नेने ने जब स्ट्रेचर्स पर लाशों को देखा तो वह परेशान हो गए। यह सब देखकर प्रोफेसर नेने ने पायल मैम को आगे आते हुए कहा। यह देखकर वह भी डर गई थी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कौन है? प्रोफेसर नेने ने इंस्पेक्टर से पूछा। यह सब आपके ही लोग हैं। वह 2 लाशें आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स की हैं। उनमें से एक लड़की है और एक लड़का, इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर से कहा। तभी वहाँ पर ज़ोरदार हवा का झोंका आता है। दोनों लाशों के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। तभी यह लोग देखकर लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। एक कॉलेज का लड़का और दूसरी थी कॉलेज की लड़की सोनल। उन दोनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी।
सभी स्टूडेंट्स यह देखकर हंगामा करने लगते हैं। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, यह तो सोनल है और यह लड़का रतन, इन दोनों को किसने मारा और ये तीसरी लाश किसकी है? पायल मैम ने इंस्पेक्टर से पूछा। सभी स्टूडेंट्स ये सब लाशें देखकर डर गए थे। आखिर तीसरी लाश किसकी थी? कौन था वह? सब यही सवाल आपस में कर रहे थे। गांव वाले भी वहां पर उन लाशों को देखने आते हैं। इंस्पेक्टर ने तीसरी लाश से पर्दा हटाया और लोग शॉक्ड हो गए। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके ही गाइड की थी। उनकी लाश को काफ़ी छिन्न भिन्न अवस्था में हो गई थी। ऐसा लगता था किसी ने नोच नोच कर खाया हो। यह लाश आप लोग पहचानते तो है ना? क्या कातिल बड़ा ही बेरहमी था? उन्होंने इंस्पेक्टर ने सभी से ऐसे सवाल कहा। यह तो हमारे गाइड है जो हमें ट्रैकिंग के लिए लेकर गए थे, प्रोफेसर नेने ने इंस्पेक्टर से कहा। इन सब लोगों की मृत्यु से प्रोफेसर नेने को बहुत दुख हो रहा था। वह बहुत परेशान लग रहे थे। इनको तो अब हम लेने गए थे गीदड़। जब हम इनको लेने गए थे तो गीदड़ इस गाइड की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। इंस्पेक्टर ने वहाँ का पूरा वाक़या प्रोफेसर नेने को सुनाया। आखिर यह गाइड गीदड़ की मौत मर ही गया। हम गांव वालों ने इसे बहुत समझाया था कि यहाँ जंगलों में घुमाना मना है, पर यह पैसों के लालच में भोले भाले लोगों को फंसाता था। यह लोगों पर पिशाचों का हमला होता था। यह इसे पता होने के बावजूद भी यह जान खतरे में डालता था। इसका अंजाम तो बुरा होना ही था। काकी ने सब लोगों से कहा। गांव वाले भी काकी की बात से सहमत थे। अब इन लोगों को इंसानों ने मारा हो या शैतानों ने, इसका फैसला तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। आप लोग इनके परिवार को यह सब खबर दे दो। हम सब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर नेने से कहा। यह कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर सब काफ़ी डरे हुए थे। कश्मीर की ट्रिप ऐसा अंत होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सब लोग इस कॉलेज ट्रिप से अब लौट आए थे। पोस्टमार्टम से मृत्यु के कारण ठीक से पता नहीं चल पाया। ऐसा लग रहा था कि यह काम किसी जानवर का है। सोनल के माँ बाप बहुत रोए। उनकी इकलौती बेटी ऐसी आधी कटी लाश देखकर उनकी तो रूह ही कांप गई। इस वक्त पर कोई था जो मुराद और जन्नत पर शुरू से नजर रखे था। उस गाइड का भी तो अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही किया। कोई भी उनकी लाश लेने नहीं आया। रतन की लाश लेने के लिए उसके घर वाले आए। उन्होंने कॉलेज को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराया। पोस्टमार्टम में सिर्फ नाखूनों से हमला हुआ है यह स्पष्ट हुआ, तो किस पर ही मर्डर का इल्जाम लगाया जाए? सब लोग काफ़ी दुखी थे। कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की मौत जो हो गई थी, गांव वालों ने उन पिशाचों के बारे में लोगों को पहले ही जानकारी दे दी थी, पर इनकी ही लापरवाही से 2 स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से अंत हुआ। प्रिशा अभी भी सदमे में थी। विशाल उसको हौसला दे रहा था। जिंदगी छोटी है, ऐसे मज़े से जीना सीखो। क्या पता हम हो ना हो। मौत किसी को पूछ कर नहीं आती, इसलिए जो भी दिन भगवान ने हमें दिए हैं उनको आखिरी समझकर खुशी से जी ले। अगले पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। राहुल की कंपनी का माहौल इस दौरान काफ़ी ही गंभीर था। राहुल की कंपनी पिछले कई महीनों से लॉस में चल रही थी। इसके बॉस परेशान होकर उसकी ये कंपनी बेच चुके थे। आज सभी लोगों को नए बॉस का वेलकम करना था। राहुल अपने बॉस को लेने के लिए जा रहा था। फिर जल्दी से लिफ्ट से नीचे आता है और पार्किंग की तरफ दौड़ने लगता है। यार आज तो मैं मर गया, पहले ही दिन बॉस के वेलकम में लेट हो गया। यह कहते कहते राहुल दौड़ रहा था, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। वे दोनों एक साथ धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। राहुल इस लड़की के ऊपर था और वह लड़की राहुल के बदन से नीचे थी। राहुल अपनी आंखें गिरते वक्त मूंद लेता है। वह अभी भी अपनी आंखें बंद रखे हुए था। ओह हेलो, दिखाई नहीं देता क्या? सामने से कौन आ रहा है? आंखें बंद करके अंधों की तरह पार्किंग में दौड़ रहे हो? राहुल के कानों पर उस लड़की की आवाज़ पड़ी तो उसने अपनी आंखें फटाक से खोल दी। वह उस लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और देखता ही रह गया। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी नीली थी, बिल्कुल समंदर की गहराई की तरह। राहुल उन आंखों को देखकर ही देखता ही रह गया। उस लड़की के फेस पर बहुत ही आकर्षक था। उसके लाल होंठ बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे। उसके ब्राउन हेयर्स उस पर कर्ल किए हुए वह एक मोहिनी की तरह लग रही थी।
राहुल राहुल बस इतना ही कह पाया। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हटो मेरे ऊपर से, ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो, उस लड़की ने राहुल से कहा। राहुल हड़बड़ा कर उठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी में था, उसने उस लड़की से कहा। माफ़ी? और तुम्हें? कब से? तुम्हें तो मैं तोड़ रहे थे ना, बदतमीज़ कहेंगे, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर लेट कर क्या मज़े ले रहे थे, उस लड़की ने गुस्से में राहुल से कहा। ओह हेलो मैडम, मैं आपको ताड़ नहीं रहा था, और हाँ, इसमें मेरे माँ बाप को मत घसीटो, वह तो बस गलती से मैं आपके टकरा गया था। राहुल ने उस लड़की से गुस्से में कहा। हाँ हाँ, लड़की देखी नहीं कि तुम जैसे लोगों को बहाना चाहिए टकराने का, राइट? उस लड़की के तंज कसते हुए राहुल से कहा। ओह तुम क्या बड़ी हुर की परी हो जो मैं तुम पर जानबूझकर टकरा लूँगा और गिर जाऊँगा? राहुल ने उस लड़की से व्यंग तरीके से कहा। ज़रा भी मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है, इन लड़कियों से कैसे बात की जाती है। तभी राहुल के मोबाइल पर एक स्टाफ का कॉल आता है। वह कहता है कि उनके बॉस वहाँ पहुँच गए हैं। राहुल ये सुनकर उस झगड़ा करने वाली लड़की से कहता है, अभी मैं बिज़ी हूँ, हमारा झगड़ा हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। यह कहकर राहुल वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वह अपनी बॉस के कार के पास जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। आखिर कौन थी वह लड़की? वह लड़की और राहुल के नए बॉस कहाँ चले गए? अब क्या होने वाला है कहानी में? ऐसे ही मेरी कहानी को सुनते रहिए और जानने के लिए बने रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टेनी FM जान के साथ।